तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है एका में, subject is divided into two parts. Your F2 is divided into two sections, section A and section B. Section A comprises of your 35 questions of 2 marks each. Section A जो है उसमें आपके 35 questions हैं and each question comprises of 2 marks. ये आपका सेंटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, आई गेस नहीं, मतलब यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इट्स अ सीबीई एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो हाथ के हाथ आपको यहीं मिल जाएगा एंड एवरीथिंग इज ऑन ओएमआर एंड एवरीथिंग, मतलब आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट सबमिट करना है, कंप्यूटर पर ही होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, सिलेक्ट इट एंड देन द नेक्स्ट, ठीक है। व्हेन यू कंप्लीटेड ऑल योर क्वेश्चंस तो आपको आंसर, आपको वहीं के वहीं आपका रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, एमसीक्यूज टाइप्स, ठीक है। एमसीक्यूज थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का कंबाइन होगा। यू बी गिवन 4 ऑप्शंस, मल्टीपल वो होंगे, मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वन ही राइट आंसर है, द आंसर्स कैन बी 2 और 3 को आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो इट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ओके। तो आपके 2 सेक्शंस में ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। ये आपके नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, सिंपल इन द सेंस मतलब 1 to 1 होंगे, जिनका पीछे से कोई लेना देना नहीं, एक क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन उसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का, या फिर अगर होंगे भी तो एक में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके 3-4 क्वेश्चंस आपके लगातार उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे कि एक ऑप्शन। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपका है 3 क्वेश्चंस का, जिसमें होंगे 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसके अंदर आपके डिफरेंट टास्क बोलते हैं इसको, ये आपके टास्क क्वेश्चंस होंगे। जैसे हम लोग स्टेप्स करते थे अकाउंट्स में या मैथ्स में, हम बोलते थे ना स्टेप बाय स्टेप हमको आंसर देना है, उसके मार्क्स मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको टास्क बाय टास्क दिया जाएगा, 5 टास्क होंगे, 2 मार्क्स ईच के, ऐसे करके आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, ओनली 3 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स ईच, ठीक है। और इसके अंदर वो ड्रॉप डाउन होता है ना, जैसे प्लस, कभी आपने कंप्यूटर्स में कुछ प्लस करो तो वो खुल जाता है, माइनस करो तो वो ऊपर हो जाता है, ऐसे बॉक्स सा बंद कराता है, यू प्रेस ऑन दैट प्लस साइन तो वो एक्सपैंड हो जाता है, माइनस साइन तो वो वापस हो जाता है। वैसा सा ऑप्शन होगा कि वो टास्क होंगे डिफरेंट एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द टास्क। किसी का भी मार्क्स किसी से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब अगर आपका 1 टास्क गलत है और सेकंड राइट है तो यू गेट मार्क्स फॉर द सेकंड राइट आंसर, ओके। मतलब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। वो 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, एंड फॉर एवरी टास्क यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स ईच। पर्टिकुलर टास्क का अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली मार्क्स का बाइफर्केशन है, टोटल 100 मार्क्स एंड यू विल बी नीडिंग 50% पास दिस एग्जामिनेशन। ये जो 3 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, इसके टॉपिक्स ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इन 3 चैप्टर्स में से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड दोस 3 चैप्टर्स अभी लिख लो, एज यू आर नॉट अवेयर ऑफ टॉपिक्स एंड एनीथिंग, जस्ट जो तो आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे वो आपके इन में से आएंगे। तो जब हम ये मार्क्स अपना बुक वगैरह में देखेंगे तो उसमें हम मार्क कर लेंगे कि ये 3 जो चैप्टर्स हैं, बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इन 3 चैप्टर्स में से ही ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बाकी 70 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा पूरे बाकी आपके टॉपिक्स में से आएगा। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जिसका डाउट है उसको भी आप तुक्का मार लो, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एटलीस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। सारे टास्क इसमें आपके डिफरेंट होते हैं। बाकी जो भी आपके आपके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो आपको ऑनलाइन वहीं पर ही मिल जाते हैं, यू नीड नॉट टू कैरी एनीथिंग विद यू। मतलब जो भी आपके टेबल्स एंड फॉर्मेट्स होते हैं, पीवी वैल्यूज हमने मैथ्स स्टैट्स में करी है ना, पीवी वैल्यूज एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, उसके आपको टेबल्स आपके ऑनलाइन मिल जाएंगे वहीं पर।
ठीक है, you need not to carry anything, सब वही होगा। This is the overall as per marks कैसे होंगे, मार्क्स के हिसाब से पूरा आपका चैप्टर, पूरा आपका ये टॉपिक है। अब ये जो टॉपिक है ये entirely different है what you have studied in 11th और 12th, entirely different, everything is new, ठीक है, कुछ भी 11th 12th से रिलेटेड नहीं। थोड़ा बहुत होगा अगर किसी ने आईपी वगैरह पढ़ा तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल जो है वो आपके कुछ आपको लगेगा कि यस हमने पढ़ा हुआ, बट उसके बाद नथिंग इज रिलेटेड टू योर 11th and 12th, इट इज entirely new, different and you know थोड़ा अच्छा वाला सब्जेक्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन में भी व्हेन यू परस्यू ग्रेजुएशन तो उसमें भी आपका एक टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। आई वेट अच्छा, नो प्रॉब्लम, अभी हम स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। ये जो आपका सब्जेक्ट है, लेट्स वेट फॉर हर, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली आपका प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकली इन द सेंस व्हेन यू एंटर योर प्रैक्टिकल लाइफ। अभी तो आप 11th 12th में हो, कौन में हो, एक तरीके से जो है यही है, राइट, आपने नहीं देखा बाहर क्या होता है क्या नहीं होता, जो हम पढ़ रहे हैं 11th 12th वही है। नाउ यू आर इन एका, बाय एका, चलो लेट्स डिस्कस, बाय यू चूज एका। Around in my last will be with father or mountains so background is here. So my parents was a CA करूँगा, so ये 10th में सो गया था कि CA करूँगा, मुझे पता चला हाँ कैसा कंपटीशन है, मतलब मोस्टली कॉमर्स की लगी अंदर उसी में आ रहे हैं, इतना लगा कि तो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ कैसे हो जाएगा, अपना टाइम भी नहीं था कि अगर मेरे दिमाग में था कि अगर CA करना है तो ऑलमोस्ट 6-7 साल तो दूंगा कम से कम, तो इससे पहले मुझे लगा था कि मैं अपने आप को एवरेज नहीं करता हूँ, मुझे लगा नहीं था कि हमें मिनिमम में 5 है तो 6 तो हो जाता है, इट्स नॉट, हाँ बहुत you're not average, that's why I'm saying कि 6 हो जाता है, 90 प्लस वालों का भी 6 हो जाता है, तो इट्स नॉट लाइक कि एवरेज का 6 होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि और एवरेज नहीं होगा, हो जाता है। उसमें एक था कि हाँ थोड़ा इसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ध्यान वगैरह दे, हाँ वो तो और थोड़ा इजी लगा मुझे, अगर मैंने स्टेबल वगैरह देखा तो टेस्ट में CA है कुछ और तो by you Eka, same, I wanted to do CA only. okay, पर वही ज्यादा कि समझ ही नहीं आ रहा था, सब्जेक्ट पढ़े तो फिर मेरी टीचर ने मुझे बताया कि ये फिर शायद वो भी सिमिलर है लेकिन आपके लिए बेनिफिट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा अपनी मर्जी से, और ये ग्लोबल लेवल पर हो जाता है, ये इंडियन ओनली, ये आपका ग्लोबल लेवल पर हो जाता है। आपने इसकी वेबसाइट देखी होगी तो एवरीथिंग इज इन डॉलर्स एंड ऑल, राइट, पाउंड्स एंड डॉलर्स। लोगों को इसके बारे में यस दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे उनको CACS और CMA का ही पता है यार, लॉ कर लो। उसे नहीं होता था कि इससे क्या होता है, एग्जैक्टली मैम मैं पूरा उत्तर लगा होंगे किसी को पता ही नहीं है इसके क्या होता है, मैं गूगल से पता करके होता नहीं, थोड़ा अवेयरनेस कम है इसके बारे में। हमें ऐसी करियर काउंसलिंग 11th 12th में भी आके वो एका के बारे में नहीं बताते ना, वो CACS के बारे में बताते हैं, एका के बारे में नहीं बताते, राइट, तो थोड़ा नॉलेज कम है। किसी को बताओ तो मुझसे गुजरात में बात पता चले। You can refer this institute ना, यहाँ के कर लो। अरे competition यार, it depends on you only. If you are working, तुम्हारा मेहनत तुम्हारे साथ है, he is not taking your mentor. Sorry. हाँ, इस वाले मुझे लगता है जो ये MCQs वगैरह होते हैं, पर्सनली जितने मैंने MCQs किए ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि luck constitutes 40% and 60% your hard work. MCQs में मुझे ऐसा फीलिंग आया जब मैंने भी 2-3 एग्जामिनेशन ऐसे ऑन द स्पॉट जिसमें रिजल्ट एकदम से आ जाता है, तो इसमें ये है कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, कोई एंजाइटी और डिप्रेशन वाला फेस नहीं आता ना, हाथ के हाथ आ गया, अच्छा हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो 3 महीने बाद फिर दे दो वाला सीन है ना इसमें। हाँ, देन यार नॉर्मल के दोबारा दे लेंगे यार 3 महीने, 3 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है, यू आर अवेयर राइट, आफ्टर वन एग्जामिनेशन यू हैव टू वेट फॉर 3 months and then you can reappear for the next one। तो अभी आपका दिसंबर में है, 5 to 9 दिसंबर में आपका ये डेट शीट है। मैम सेंटर प्रोवाइडेड होता है या फिर हमें चूज करना होता है? यही होता है, इस ऑनलाइन होता है वो,
एट होम मतलब यही होगा, मतलब यार हियर ओनली विद मी। कहाँ रह गई? तो हम करें फिर स्टार्ट, आ जाएंगे, ठीक है। मैं डाउन तो बेबी वी आर नॉट हैविंग एनी बुक्स। तो आप लोग ये एक बार इसका ओवरऑल लिख लो, 2-3 बातें और लिख लो इसके अंदर कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। देन नो नेगेटिव मार्किंग, जो इसमें एवरी टास्क इज डिफरेंट, every task is different, they are not related to each other, ठीक है। अगर आगे जैसे वो पीवी एंड ऑल में आपको राउंडिंग ऑफ करनी होती है, तो फॉर राउंडिंग ऑफ आपका कंप्यूटर रेंज लेता है, क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है, देयर इज नो फिजिकल एग्जामिनर्स। तो इफ योर आंसर इज लाइक 37708 एंड अदर वन इज राइटिंग 37710, तो प्रॉपर एक रेंज लेकर चलता है कंप्यूटर कि 37700 से 37800 के बीच में जो भी आंसर्स हैं दे आर राइट, तो राउंड ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसे प्रॉपर रेंज होती है जिसके अंदर बिकॉज इट इज कंप्यूटर बेस्ड, राइट, कंप्यूटर ही चेक कर रहा है, सब कुछ कंप्यूटर है, तो उसमें आंसर्स एग्जैक्ट नहीं दिए हुए, रेंज दी हुई है, तो राउंड ऑफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप डेसिमल्स में नहीं लिख सकते, नो डेसिमल्स आर अलाउड, तो आपको राउंड ऑफ करना ही पड़ता है, ठीक है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट, मतलब नेगेटिव फिगर्स होती हैं उनको भी आप राइट कर सकते हो। उसके अलावा यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट यूनिट्स एंड ऑल, मतलब केजी या परसेंटेज और एनीथिंग, वो आपको नहीं लिखना। आपको सिर्फ ना क्वेश्चन के अंदर ऐसे एक बॉक्स दिया होगा, बॉक्स के आगे यूनिट्स लिखी हुई है, तो आपको सिर्फ अमाउंट लिखना है, यूनिट्स एंड एवरीथिंग आर ऑलरेडी प्री रिटन, तो मतलब परसेंटेज या कुछ भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्री रिटन, आपको सिर्फ फिगर्स डालनी है, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स आपको मिल जाएंगे। एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे दिया मैंने कि क्या कैसा एग्जाम हो। नेगेटिव फिगर्स मतलब -1 पॉइंट समथिंग या माइनस में जैसे फिगर्स नहीं आते आंसर समटाइम्स, हाँ, मतलब आप उसमें आपके चैप्टर में अगर माइनस में ही आ रही है तो माइनस आर अलाउड, डेसिमल्स अलाउड नहीं है। आप उनको राउंड ऑफ करोगे और राउंड ऑफ का रेंज है तो नथिंग टू वरी, वो थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स में रेंज होगा, तो यू कैन इजीली उसमें कहीं ना कहीं फिट हो ही जाओगे, राइट। हमारे 17 to 18 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। 17 to 18 चैप्टर्स के अंदर खाली 2 चैप्टर्स हमारे थ्योरी है, बाकी सारे प्रैक्टिकल। 2 चैप्टर्स हमारे थ्योरी हैं, बाकी सारे चैप्टर्स हमारे प्रैक्टिकल हैं। और वो प्रैक्टिकल भी ऐसे हैं कि लाइक आपको मजा आएगा, ये प्रैक्टिकल होता है, ऐसे वाला होता है कि हाँ प्रैक्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे 2 थ्योरी हैं, अदर देन दैट वो सारा का सारा आपका कॉस्टिंग के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैगी का पैकेट 12 रुपीज का मिल जाता है, तो वो 12 रुपीज पे कैसे अराइव हुए, व्हाट आर देयर लेबर, क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनकी क्या क्या कॉस्ट आ रही है कि वो इस 12 रुपए के एमआरपी पे अराइव हो गए हैं, वो आपको पूरा बैकग्राउंड मिलेगा 5 to 6 चैप्टर्स कि व्हाट आर दी कॉस्ट, पूरा प्रोसेसिंग, मतलब व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल, कैसे आप उसकी कॉस्ट निकालते हो, व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर, उसमें आप कैसे निकालते हो उसका कॉस्ट, व्हाट आर द फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट आर द वेरिएबल कॉस्ट, मतलब प्रॉपर कॉस्टिंग में 5-6 चैप्टर्स तो आपके इसी में ही निकल जाएंगे कि एक उसकी कॉस्ट निकलती है कैसे। इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज मोर प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल कि ठीक है आगे जाके नहीं यूज नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे जाके आपकी ग्रेजुएशन में भी यूज होगा, ये चैप्टर ग्रेजुएशन में भी आएगा और वैसे प्रैक्टिकली भी यूज होगा। लेट्स स्टार्ट, नहीं आ रही तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। Accounting for management, this is our topic. What is accounting? एक तो पता होगा what is accounting,
classifying similar I was expecting this answer only. The art of summarizing, classifying, and what? interpreting the results therefore is the only one thing. Yes, I was expecting this only. Anything else? Anything for accounting? In general, what is accounting? In general, I know the definition. जो भी जैसे कोई भी प्रोडक्शन मतलब कंपनी की कोई भी अगर कॉस्टिंग वगैरह है या जो भी है मॉनेटरी रिलेटेड Exactly. Whatever monetary related we do for we record in accounting, right? अब आपका टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट कि आप मैनेजमेंट के लिए क्या अकाउंटिंग करते हो. तो जब हम मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की बात आती है तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन. जब भी हम लोग मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट रिक्वायर्स रिपोर्ट्स. ठीक है, वो जो हम इंटरप्रेट देयर ऑफ इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, वो इंटरप्रेट हम किनके लिए करते हैं? फॉर आवर यूजर्स. एंड हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. तो इंटरनल्स में आपकी कौन आ जाते हैं? मैनेजमेंट ओनर्स, राइट? एम्प्लॉइज और एक्सटर्नल यूजर्स. एम्प्लॉइज और एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग. तो जब हमें उस अकाउंटिंग को अपने इंटरनल मैनेजमेंट को देना है तो हम उसको उसी हिसाब से ही भी मोल्ड दें. हम उनको बैलेंस शीट्स नहीं पकड़ाते या हम उनको जाके लेजर्स नहीं देते. हम उन्हें वो 1000 ट्रांजैक्शंस नहीं जाकर पकड़ाते. हम उनको 2-3 पेजेस की रिपोर्ट में देते हैं ना. ऐसा ही होता है ना. ऐसा मतलब आप पहले रिकॉर्डिंग करते हो तो रिकॉर्डिंग जेम, राइट, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. देन वी समराइज देम इन. Good morning. You're very late, sir. Just take a screenshot of it. We'll discuss it later, or you can record it. आप देख सकते हैं, ठीक है? So just take a screenshot of this. If any query, we'll discuss later anytime. But अभी हमने नया chapter start कर, अभी start कर रहे हैं. Just after waiting for you, we started, right? अभी. And you are? Ramsha. Vanshika, right? Let's just come. प्रॉब्लम नहीं है. ओके, हम डाटा इन इंफॉर्मेशन. तो वो जो हमारा लेजर्स कह लो या ट्रायल बैलेंस कह लो, आपको क्या लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रायल बैलेंस वो छोटा सा जो हमने 12th में पढ़ा है वो तो होगा नहीं ना. आप रिलायंस या टाटा के ट्रायल बैलेंस की बात करोगे तो ट्रायल बैलेंस ही 10 to 15 पेजेस का है. आप वो अगर मैनेजमेंट को देख दोगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? सोच कर देखो. मैनेजमेंट को लेजर्स में कोई यूज होगा? कोई इंटरेस्ट होगा? वो क्या है? वो ड्रॉ डाटा है. आप उससे बैलेंस शीट बना रहे हो, आप उससे P&L बना रहे हो, आप उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, और वो सारे इंफॉर्मेशन अगर आप अपनी मैनेजमेंट को दे रहे हो तो वो उनके लिए यूजफुल है. तो आप क्या करोगे? यू आर फिल्टरिंग ऑल योर डाटा एंड मेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ. तो डाटा इज द रॉ फॉर्म ऑफ एनीथिंग एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है आपकी जब आप डाटा को प्रोसेस करते हो. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब आप डाटा को क्या करते हो? यू प्रोसेस देम. तो जब भी हम मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वी ऑलवेज प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन एंड नॉट विद द डाटा. हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम उनको डाटा नहीं देते. ठीक है, तो डाटा इज व्हाट? डाटा इज द raw facts such as numbers, events and transactions. When we talk about information, it is the processed form of data का प्रोसेस्ड फॉर्म होता है. ठीक है, तो अगर आप इसमें एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं? डाटा इज योर ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज योर बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट.
When you give meaning to the data, उसे हम क्या बोलते हैं? Information. When you give, जब डाटा में हम मीनिंग डाल देते हैं तो उस मीनिंग से क्या बन के आती है? इंफॉर्मेशन। ये हमने 7th 8th के उसमें पढ़ा था, याद है? कंप्यूटर्स में था ये हमारा टॉपिक, डाटा एंड इंफॉर्मेशन वाला। जब कंप्यूटर्स एकदम इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमने फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ा था कि कुछ डाटा होता है और कुछ इंफॉर्मेशन होता है। इफ यू रिमेम्बर, मुझे याद है जब से 9th 10th में हमारे कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था कि कंप्यूटर्स डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते, प्रोसेस करके देता है। तो डाटा इज इंफॉर्मेशन हो गया। अब आपको किसी भी मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है तो वो इंफॉर्मेशन आपकी गुड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गुड से हम क्या समझते हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। क्या होती है गुड इंफॉर्मेशन? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन? क्या होती है गुड इंफॉर्मेशन? तो जब आपने इसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है आपको, जिसे हम बोलते हैं एक्यूरेट। जब आपने बिजनेस स्टडीज याद करी होगी तो आपकी मैम ने भी ऐसा कुछ बताया होगा, राइट? है ना, बिजनेस स्टडीज के वो चीजों को याद करने के लिए। तो यहाँ पर भी जब आप गुड इंफॉर्मेशन की बात करते हो तो गुड इंफॉर्मेशन का जो शॉर्ट है वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट में योर A stands for accuracy only. Your A stands for accuracy only. C stands for complete. The other C stands for cost effective. बाकी U and RAT बता देती हूँ, ठीक है? तो let's start with these three. Accuracy से हम क्या समझते हैं? Any example of accurate or accuracy? क्या होता है accuracy? You need to be interactive with me. मैं ऐसे पढ़ाते नहीं जाऊँगी। जिसका जो उसका यूज होना है उसके लिए उस चीज से रेलेवेंट हो, relevant, accurate, right? Accurate या appropriate, अगर हम इसका एक और वर्ड करें appropriate, right? Accurate के लिए अगर हम एक और synonym का यूज करें तो it is appropriate. I want answers from you also. मैं सिर्फ बोलती नहीं जाऊंगी। I need to be interactive. बहुत बोरिंग हो जाएगा, मेरे को बहुत बोरिंग लग जाता है। मैं बोलती जाऊँ मुझे कैसे लगता है? मुझे तो इंटरैक्टिव हो, आप लोग भी जवाब दो, मैं भी कुछ करूँ। चाहता है कि आप लोग भी उस मोड में रहो कि एज यू आर स्टडी, आप लोगों के लिए भी बोरिंग ना हो जाए, राइट? तो एक्यूरेट इज एप्रोप्रिएट। और सबके लिए एक्यूरेट का डेफिनेशन अलग होगा। मेरे लिए एक्यूरेसी इज डिफरेंट। अगर मेरे कोई एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, सपोज क्या हुआ, ठंड लग रही है? अच्छा है तो उसको बंद कर दो, नीचे का तो हो जाएगा। एसी का वो एनसी भी ना डाउन कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा लगे तो करते हैं। ओके, रिलायंस का शेयर 100 रुपीज से डाउन होकर द इंफॉर्मेशन इज रिलायंस का शेयर 100 रुपीज से डाउन होकर 80 रुपीज हो गया। दिस इज द इंफॉर्मेशन। Me as a shareholder is interested in knowing कि why, ठीक है? You as not a shareholder, you're not even interested. The information is accurate. Accurate है ना? But for me it is accurate. For the shareholders it is accurate. But for you जो interested ही नहीं है, उनको क्या करना उस information का, right? Information का क्या करना? It is accurate. एकदम short में लिखा है ना कि 100 का 80 हो गया. It is accurate. But for definition of accurate is different from me and you. मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, मेरे लिए वो एकदम एक्यूरेट है कि बाय 100 to 80। लेकिन आप लोग जहाँ पे आप शेयर होल्डर ही नहीं हो या लेना देना ही नहीं है रिलायंस से कुछ, तो आप लोगों के लिए वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट ही नहीं है, मैटर ही नहीं करती, राइट? तो फॉर एवरीवन एक्यूरेसी इज डिफरेंट। फॉर मी एक्यूरेसी इज 1.0008 और तुम्हारे लिए 1 is 1 only। हो सकता है ना? तो एक्यूरेसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन
different persons. For example, लिख लो when calculating a cost of unit of output, managers may want accuracy to nearest percent, nearest hundreds, but the cost accountant needs the accuracy to decimals. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना, द आंसर इज इक्वल, ठीक है, आंसर पॉइंट्स में ही आ रहा है, बट जो मैनेजर है जो सेल्स में है उसको पॉइंट्स में नहीं चाहिए, वो कह रहा है मुझे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करके दे दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लैक्स में दे दो, मैं उसी से ही आपका सेल्स का निकाल लूंगा। बट जो कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा है वहां पर, ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द डेसिमल्स आल्सो, तो वो तो आपकी ऑडिट करने गया तो उसे तो सब कुछ चाहिए ना। So accuracy depends upon different persons. For one, the accuracy level is here, for other accuracy level may be here, वो उससे भी satisfy हो जाएगा, but कोई है जिसको इतना accurate चाहिए। So accuracy depends on person to person. Next is C. C stands for complete. What complete means? What can complete information means? इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया उस चीज के लिए कंप्लीट हो तो ज्यादा वेरी गुड, एक्सेसिव ना, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी कंप्लीट, ठीक है। तो मैनेजमेंट should be given all the information they need but the information should not be excessive. Excessive नहीं होनी चाहिए. That should not be excessive. My third point, next C. Next C was cost effective. What cost effective may mean? कोई इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट कर लिया उससे जो आउटपुट निकलेगा मतलब अगर हमने इन्फॉर्मेशन निकालने में ज्यादा खर्च कर दिया तो उसका जो आउटपुट है उससे नो फर्क पड़ेगा, हमने जो आउटपुट निकाला उसके बहुत तेज हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में एग्जैक्टली, मतलब आप इंफॉर्मेशन जो भी बनवा रहे हो या जो भी डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करवा रहे हो, दैट कन्वर्जन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। ये नहीं कि आपने ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाने के लिए जो अकाउंटेंट बिठा रखा है उसे लाखों में सैलरी दे रहे हो जस्ट टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को जो यूज कर रहा है मैनेजर उसे आप 50,000 सैलरी दे रहे हो। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, दैट कन्वर्जन फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन, बेसिकली द कन्वर्जन फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। उसपे इतना पैसा ना लगा दो कि भैया जो इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसकी वर्थ ही ना रह जाए। तो वही जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली वही लिख रहे हैं हम, द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, the value of information
should not exceed. The value of information should exceed the cost of producing it. जो बोला मैंने exactly वही लिखा. उस information को produce करने की cost exceed नहीं करनी चाहिए with the value of information या vice versa. The value of information should exceed the cost of producing it. अगर जो हम example में लिख लें, the cost of converting data into information should not exceed the value of information. मैंने दोनों में लिख दिया, should exceed और should not exceed. एक ही पॉइंट है, मैंने उसको दो सेंस में लिख दिया कि value of information should exceed the cost of producing it, और vice versa the cost of converting data into information should not exceed the value of your information. मैंने दोनों में ही लिख दिया. नेक्स्ट सी के बाद एक्यूरेट में आता है यू हो गया आपका यू हो गया आपका अंडरस्टैंडेबल. अंडरस्टैंडेबल क्या से क्या समझा? Example, any example of this? I am making you understand some things, right? अगर यही मैं start कर देती बिना background दिए, let's start the chapter. छोड़ो क्या कितने मार्क्स आना है कितने मार्क्स का नहीं आना, without giving you any prior information about the subject. I'll start with the topic itself. तो वो understandable ना होता, right? Information तो मैं उसमें भी दे रही हूँ, but वो understandable ना होता. But giving you everything prior, मतलब जो भी आपको information देना है, relevant information. See, अभी जितनी देर मैंने पढ़ाया है उसमें आपका relevant भी था, complete भी था, and understandable भी था. राइट अगर मैं आपको पूरा एकाका समझाने लग जाती कि यार इतने सब्जेक्ट्स हैं, सब ऐसे हैं, सब ऐसे, इट्स नॉट रेलेवेंट टू यू. राइट इन्फॉर्मेशन तो मैं तब भी दे रही हूँ, बट इट्स नॉट रेलेवेंट टू यू. द रेलेवेंस इज F2 जो मेरा सब्जेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्लीट. कंप्लीट इन द सेंस कि आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज द बाइफिकेशन ऑफ योर मार्क्स, कैसे करना है, कौन से चैप्टर में से क्या आएगा, हाउ यू विल डू इट एंड एवरीथिंग. वो दैट इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट, नॉट द इनकम्प्लीट वन. Third, understandable. I'm trying to make you understand things. मैं इसको किसी फटाफट लिखती जाऊँ, whatever जो भी मुझे आज करवाना है मैं फटाफट करवा दूँ. Not making you understand anything. It's of no use. Information तो वहाँ भी दे रही हूँ, but it must be understandable to you. I'm giving you examples. I'm making you write some examples. तो examples के through it is understandable, right? Is it ना? It is ना? ठीक है. तो इन्फॉर्मेशन आपको हर सेंस में मिल रही है, बट उसके वो गुड इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स होना इज इम्पोर्टेंट, राइट. तो अंडरस्टैंडेबल का क्या मतलब हो गया? अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी इंक्लूड करते हैं, मतलब जैसे इस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल तो आप इसमें समझाओ. हाँ एग्जैक्टली. हाँ इंक्लूड करता है. जैसे मैंने बहुत सारे टेबल्स एंड फॉर्मेट्स और पता नहीं कौन कौन से डायग्राम्स में इंफॉर्मेशन दे दी, बट आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. मैं बड़े अच्छे से पाई चार्ट बना रही हूँ, ग्राफ बना के रिपोर्ट्स दे रही हूँ, एंड दैट मैनेजमेंट इज लाइक अभी द ओल्ड स्कूल टाइप का है. उसको पाई चार्ट नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेगा उस पाई चार्ट का, राइट. उसको तो वो लिखा हुआ चाहिए कितना बढ़ गया कितना कम हो गया. That includes, right? Use of technical knowledge, technical language must be limited. वो भी यही कह रहा है कि भैया ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज मत करो, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाओ.
एग्जाम्पल लिख लो या आगे कंटिन्यूएशन में लिख लो. The accountants must always be careful about the way they present financial information to non-financial managers. कभी ट्राई करना अपनी मतलब नॉन अकाउंटिंग वाले किसी फ्रेंड के साथ डेबिट क्रेडिट में बात करना. नहीं आएगा उसे समझ नहीं आएगा ना. सेम वो यही कह रहे कि अकाउंटेंट्स को केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करनी चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल स्टाफ को भी समझ में आए. तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल. एक्यूरेट आर स्टैंड्स फॉर relevant. Accurate. Relevant मतलब वही बात जिसमें नहीं आपको बोले कि मैं F1, F3, F4 सब बता दूं which is not even relevant to you. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे it is relevant to you, but मेरे लिए क्या जरूरत है कि मैं tell you about everything है. तो relevant information होनी चाहिए. relevant का अगर थोड़ा सा लिख लें. In short, so the information contained within a report should be relevant to its purpose. For example, the cost accountant requires cost sheet rather than sales. कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट ज्यादा होगा rather than sales report कि आप कितना सेल्स कर रहे हैं. That is relevant. Last is rate A. ATE अभी 3 और रह गए. A stands for authoritative. Authoritative means authoritative. What it can mean? Authority को किसी को मतलब ऐसे होगा. Authority वो वाला authority नहीं है, वो वाला authority नहीं है. Authoritative in the sense कि I can understand. ठीक है. Authoritative in the sense it must be from a trusted source. रिलायबल सोर्स. ये नहीं कि गूगल की किसी इस वेबसाइट से भी कारगर वेबसाइट से तुमने इंफॉर्मेशन डाल दी और जब तुमने प्रोजेक्ट बनाया था 12th में तो वो बिब्लियोग्राफी मांगते हैं ना लास्ट में कहाँ से लिया. तो जस्ट टू इंश्योर कि आपने एक ट्रस्टेड सोर्स को रिलाय करके अपना प्रोजेक्ट बनाया तो वो होता है अथॉरिटेटिव कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो दैट मस्ट बी फ्रॉम अ ट्रस्टेड एंड रिलायबल सोर्स. ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर आप अपना रिपोर्ट दे दो. आपने कहीं से बाहर से सुन लिया कि ये कंपनी कल को बंद होने वाली है, उसके बेसिस पे यू जस्ट प्रेजेंटेड योर रिपोर्ट, सब कुछ नेगेटिव लिख दिया आपने. दैट मस्ट नॉट बी डन. अथॉरिटेटिव इन द सेंस कि
इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हो वो ट्रस्टेड होनी चाहिए एंड शुड बी फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स. One person can trust on the information you are providing them and it should be from the reliable source. जैसे अभी मैंने आपको information दी कि इतने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का ये है, 30 मार्क्स का ये है, तो मैंने भी किसी ट्रस्टेड सोर्स से देखकर करा, तभी you can trust me ना. You are trusting me and you are relying on my information. Why? Because तुम्हें है authoritative होगा कि यार ठीक है पढ़ा रहे हैं तो सही बता रहे हैं. और मैंने भी अगर कहीं से वेरीफाई करा तो मैंने भी ट्रस्टेड सोर्स से वेरीफाई किया. मैंने भी एका की वेबसाइट से वेरीफाई करा कि यस वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसा ही चलता हुआ आ रहा है. तो सिमिलरली दैट मस्ट बी फ्रॉम अ ट्रस्ट, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रस्टेड. Information should be trusted and from reliable source. इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वो अजीब अजीब सी नहीं आती न्यूज, आज ये हो गया आज ये हो गया, बट उनका कोई ना सर होता है ना पैर होता है, काइंड ऑफ थिंग. कहीं से भी इंफॉर्मेशन है तो यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन देम ना. उसकी वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे यू कैन नॉट ट्रस्ट. दैट मस्ट बी अथॉरिटेटिव so that the users can have confidence from reliable source, so that the users can have confidence in their decision making. 7th T. T is timely. What timely means? Perfect form. हाँ जी. Imperfect एक financial year. वो वाला टाइम नहीं है ये. जब जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पर, मतलब जिस टाइम पे आपको डिसीजन लेना है उस टाइम पे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो यू कैन, तो तभी वो आपके लिए रेलेवेंट है ना. अब यू हैव ऑप्टेड फॉर एका बट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ समवेयर आ जाए कि भैया एका इज नॉट रेलेवेंट है, तो दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज. आप ऑलरेडी आ गए हो, है ना. तो द टाइमली अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में तो कोई टाइमली है ना. इन्फॉर्मेशन तो सारी है. अब वो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का परसेंटेज इंक्रीजेस टू अप्रोक्सीमेटली 40%. अब इन्फॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट टू यू, वो टाइमली नहीं है. पहले आ जाती तो शायद हम सीए कर लेते हैं, ना करते वाला सीन होता है ना. Yes, I'm also chartered accountant, to be on a lighter side. Information should be provided to a manager in time for decisions to be made on that information. Then last, accurate E. E stands for easy to use. Easy to use. Easy to use. मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो
that person can use that information, मतलब उसकी needs को satisfy कर. We must always think about that the person who are using it, about the person using the information. We provide and make sure the information meets their need. इसमें वही वाला मेरा एग्जांपल चल जाएगा जो था आपने कि आपने पैराग्राफ्स एंड बहुत अच्छी ग्राफ्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके किसी ओल्ड स्कूल मैनेजर को पकड़ा दिए. You must think before giving that information to the person who is requiring it. हमें सोचना है कि वो बंदा ग्राफ और आपके प्रेजेंटेशन को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा. तो जिसको भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपको पहले उस सामने वाले के बंदे के बारे में सोचना है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिस भी फॉर्मेट में दे रहा हूँ, whether you can understand in that format or not. उनकी नीड्स के हिसाब से आपको उनको इंफॉर्मेशन देनी है. ठीक है. We did all the 8 attributes of a good information. Just 1 minute, revise them, and I'm asking you what is फटाफट. फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. भी तो 11 o'clock हुआ है. We can complete one more topic. Just 1-2 minutes. फटाफट देखो. We'll discuss everything and then move forward. And can you revise? Because the value of information should not exceed the cost of production. नहीं, मैंने should exceed. The value of information should exceed their cost, no? Cost of production. Done. I'll ask randomly. ये हम कर क्या रहे थे? What was the topic? Yes, attributes of good information. What are the attributes of good information? Start with accurate. What was A? Accuracy. What accuracy means? What accuracy means? Accuracy means the information should be appropriate. Appropriate. Very good. C. C was? Complete. Okay. Let's see complete. What complete means? Should not exceed the Should not? exceed the comparability. This can't be. It must not be excessive. कुछ words को ध्यान रख लो कि accuracy तो appropriate, complete तो it must not be excessive, right? Okay, next C. Cost effective. Cost effective. Cost effective का क्या मतलब हो गया? What was the line for that? The value of information should exceed the cost. Cost of producing it. You? Understandable. Understandable. What was understandability? Less use of technical language. Less use of that technical language. Just remember it with one or two things कि MCQ है यार, पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं, right? Relevant, okay. Yes, relevant.
What relevant means? Of the topic. Okay. A stands for authoritative means proper reliable source. Proper reliable source. T Time. but just time का use है उसे time पर ही मिलनी चाहिए. E easy to use मतलब जिसको भी आप दे रहे हो that must understand everything. तो ये हो गया आपका the full attributes of a good information. This topic. Next topic, mission statement. मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट हम क्या समझते हैं? क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है मिशन स्टेटमेंट से? मिशन में क्या है कि ना ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ओवरऑल मिशन होगा काइंड ऑफ मतलब सबका ना एक तरीके से एक मिशन स्टेटमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग प्यूमा या एडिडास का वो जो एक टैगलाइन सी नहीं आती, मुझे याद नहीं आ रही, मुझे श्री का याद है, श्री यू आर स्पेशल, शी इज स्पेशल करके टैगलाइन होती है. तो श्री आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो वुमेन वेयर, उनका मिशन इज टू मेक कंफर्टेबल द वुमेन, सो उनका टैगलाइन होता है शी इज स्पेशल करके. तो बेसिकली व्हाट मतलब आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का आपका क्या मिशन है, व्हाई यू आर हियर, राइट? एडिडास है या प्यूमा है तो क्यों वहां है, व्हाट मतलब उनका क्या मोटिव या मोटो कह लो, जैसे सबका मोटो होता है डिफरेंट डिफरेंट. कोई भी आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ले लो जो हमारे स्कूल्स में आते थे, उन सबका एक मोटो होता था ना, लिख कर लाते थे वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर कि आप इतना कलेक्ट करोगे तो सर्टिफिकेट देते हो, उसके नीचे एक मोटो लिखा हुआ होता है. वही मोटिवेशन स्टेटमेंट होता है कि व्हाट इज योर थिंकिंग बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्हाई यू स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस. क्या प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट साइड पे रखना पड़ता है. अगर आपको प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ना, अपने बिजनेस स्टडीज में यही पढ़ा है. प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बट इट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. तो इसमें अवॉइड कोई नहीं कर सकता. You cannot survive without profit, right? You cannot survive. Overall aim, basically why you are here. अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एट अ फर्स्ट प्लेस, आपका कोई तो विजन होगा ना बेसिकली कि व्हाई यू आर स्टार्टिंग इट. प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली मोटो ना. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम को देखकर भी स्टार्ट अ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम चाहिए तभी हम उसका सॉल्यूशन देते हैं ना. तो वो जो आपका मेन विजन है इज योर मिशन स्टेटमेंट. प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली यार आ जाएगा. यू नीड प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल, यू नीड प्रॉफिट फॉर पेइंग योर स्टाफ. प्रॉफिट तो चाहिए, लेकिन एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू स्टार्ट अ बिजनेस. कोई प्रॉब्लम दिखी तो उसे सॉल्व करते हैं. जियो सॉल्व प्रॉब्लम की भैया इतने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, खत्म करो इनको, खुद ही आ जाओ. आया ना जियो, हटा दियो उसने सबको. लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये प्लान खत्म करो इसको, एक हम ही आ जाओ, राइट? तो वो उसका मिशन था कि वाइप ऑफ एवरी टेलीकम्युनिकेटर हम ही आ जाते. ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट व्हाई यू बेसिकली व्हाई द फर्स्ट इज योर देयर. जैसे फॉर एग्जांपल आपका गूगल का मिशन है, एग्जांपल्स लिख लो 2-3, यू विल अंडरस्टैंड. टॉपिक छोटा सा ही है, कुछ खास नहीं है. आपका गूगल का मिशन है टू organize the world's information and make it universally accessible. आप वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करो और यूनिवर्सली एक्सेसिबल करो. दिस इज व्हाट गूगल स्टैंड्स फॉर, राइट? टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट
accessible and useful. That TED Talk जो हमारा भी बहुत फेमस हुआ था, शाहरुख खान ने भी इंडियन शुरू किया था TED Talk, उसका मिशन है to spread ideas. The basic idea behind your business is mission. TED Talk शाहरुख खान ने भी तो शुरू किया था, आमिर खान ने स्टार्ट किया था TED Talk, जहाँ पे आके लोग अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में बता रहे थे. Not Shark Tank. अरे जहाँ पे लोग आके अपनी स्ट्रगल्स और उनके बारे में बताते हैं कि हमने ऐसी किया, हमने वैसे किया. आमिर खान का शायद स्टार प्लस पे आया था जब TED Talk. हाँ नहीं, इंडियन वर्जन जो आया था वो आमिर खान या शाहरुख खान का आया था टीवी पर जो आया था. बाहर तो बहुत कॉमन है, you just go there and talk about your struggles. कि हम कोई बिजनेस जब सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो वो कैसे सक्सेसफुल हुआ उसके बारे में जब लोग आके अपने स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग बताते हैं, उसको TED Talk कहते हैं. तो उसका रीजन यही है, तो स्प्रेड आइडियाज कि हमने क्या करा क्या नहीं किया. ठीक है, ये तो दो कॉमन से हो गए. बाकी लिंक्डइन का क्या है? कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशन. लिंक्डइन तो सुना होगा. लिंक्डइन का आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? तो कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल्स to make them more productive and successful. मेरे को नहीं पता था इसका. More productive and successful. अब आइडिया मिल गया मतलब व्हाट मिशन स्टेटमेंट है. कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किस लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज योर मिशन स्टेटमेंट. तो किसी भी मिशन स्टेटमेंट के 4 की एलिमेंट्स होते हैं. देयर आर 4 key elements of a mission statement, and the 4 key elements are: what is the purpose, why you started it, क्या purpose है, why does the business exist, and who does it exist for, क्या purpose है उसका. Second, उसकी क्या strategy है. Strategy in the sense कि वो लोगों को किस problem का solution देने वाली है, that is the strategy. Then आपका policies and cultures क्या रहेंगे, what are the policies and culture. And fourth are what are the values of your business. Values मतलब core principles क्या रहेंगे आपके business के. तो what are the 4 key elements of a mission statement. Firstly आपको बताना है purpose, why the business exists, किस लिए exist कर रहा है, why business exists and for what purpose, and who does it exist for, किस section of community को आप cater करने वाले हो, who does it exist for, target audience कौन है basically. Then you strategize कि क्या business provide करने वाला है, what the business provide, what the business provide. BIZ is business. Policies and culture, how the business expect its staff to behave. और values का हो गया, what are the core principles. कल्चर में बेसिकली आपका ऑफिस का कल्चर कैसे रहेगा, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग योर, जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, मतलब एमी जस्ट फॉर फन, मन कर रहा था कि देख कर आते क्या सीन है. ही वाज मतलब हाँ है यूट्यूब पे उसका बहुत अच्छा खासा नाम है. आई वेंट देयर. उनका क्या था कि व्हेन यू आर कमिंग, तो जो वहाँ का स्टाफ था, girls were wearing white and black, white shirt, black pants, and boys were wearing light brown and dark brown, light brown shirts and dark brown pants. Everyone was barefoot. उस टाइम तो ये ऐसे कुछ भी नहीं था, ऐसे बारिश नॉल का. इन्होंने तो बारिश के बाद ही कहा है कि आप barefoot मत कराओ, वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था. पूरे ऑफिस में
धूप चल रही थी, मतलब इतना धुआं था कि वहां पे मुझे खांसी आने लग गई, मतलब I can't even see them properly, प्रॉपर ऐसे धूप चल रही थी, हर जगह कान्हा जी की फोटो एंड एवरीथिंग। और जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई वहां बैकग्राउंड में हरे रामा हरे कृष्णा वाला वो कंटिन्यूअसली चले जा रहा था। और तो मुझे इतना वियर्ड सा फीलिंग आता था, भैया जा रही हूँ मैं, मेरे को नहीं है इतना वियर्ड फीलिंग आया था। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स ओके, ठीक है तुम हो भक्त तो ठीक है, भक्त हो, लेकिन इतना भी नहीं ना। तो और आज जब मैं बाहर निकला तो भाई साहब पागल है ये बंदा तो वो बेसिकली उसकी पॉलिसीज एंड कल्चर वाला सीन हो गया कि आपको आना है और प्रणाम करना है, जाना है प्रणाम। तो वहां पे घंटी लगने की देरी थी, मतलब और कुछ नहीं। हाँ, तो वो पॉलिसी एंड कल्चर होता है कि हाउ यू वांट योर स्टाफ टू बिहेव एंड एवरीवन लाइक कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, सब कह रहे अभी सर से बात कर लेना, अभी सर से हो रहा है। तो मैं थोड़ा उनसे कैजुअली पूछ रही थी कैसा होता है कैसा नहीं। नो वन सेइंग एनीथिंग, राधे राधे जी राधे राधे। मैं कहा भाई साहब निकल लो यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली वो कल्चर हो गया कि हाउ यू वांट योर स्टाफ टू बी वर्क एनवायरनमेंट गाइस, या मतलब आप कैसे जा रहे हो, किन्हीं की पॉलिसीज होती है डोंट टॉक मच, कोई आउटसाइडर आया उनसे ज्यादा बात मत करो, जस्ट बी रिस्ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग। वो हो गया हाउ टू बिहेव। ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू और समथिंग, बट वियर्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने सर्च करना छोड़ दिया, जो है सो है लीव ये अच्छा है, पढ़ा लो अभी दैट पर्सन सेड मी कि जो हम बताएंगे आपने से वही पढ़ाना है, अपना कुछ नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं बोलना, जो हमने लिखा हुआ है सिर्फ वही आपको बोलना और कुछ नहीं बोलना। और आपका फेस भी नहीं हम दिखाएंगे, आपका सिर्फ रिकॉर्डिंग होगा और फेस मेरा होगा। नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपके की एलिमेंट्स of a mission statement and what mission statement is। mission statement हमने देख लिया। mission statement होता है कि आपका बिजनेस किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है। हमने 2-3 mission statements भी देख लिए हैं, ठीक है। तो मिशन स्टेटमेंट यूजुअली 1 पेज लॉन्ग होता है, आपको पूरा बुक नहीं निकालनी उसके ऊपर कि हमारा क्या मिशन है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल इज द मिशन स्टेटमेंट, एक तरीके से कह लो कि स्टार्टिंग में उसका मिशन लिख दिया कि क्या मिशन होता है। तो आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेक्टस या कुछ कभी आपको हाथ लगे ध्यान, मतलब ऑनलाइन या कुछ प्रॉस्पेक्टस आए फॉर शेयर, तो उसमें देखना उनका स्टार्टिंग में उनका मिशन लिखा होगा कि व्हाट दे एक्चुअली वांट और व्हाई दे एग्जिस्ट फॉर। ठीक है, तो इट इज जस्ट 1 पेज लॉन्ग नॉर्मल जर्नल स्टेटमेंट होती है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी होती, सिंपल सिंपल होता है, किस लिए काम करती है, बता दी एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिशन स्टेटमेंट का टॉपिक। सारी कंपनी से प्रोवाइड करना चाहती है अपनी यूजर्स को, या फिर कोई हाइड करना नहीं, आप किसी का भी, जब अभी मैंने सर्च करके तो आपको उसका सबका बताया, जस्ट सर्च मिशन स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन यू आर इंटरेस्टेड है, वो मिल जाएगा। हाँ, उनकी वेबसाइट पर भी होता है ना जहाँ पे अबाउट अस लिखा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर उसमें अबाउट अस लिखा होता है, तो बेसिकली वहाँ पे उनका मिशन भी लिखा होता है, तो वो वैसे छुपाने वाला कुछ नहीं है। मैंडेटरी होता है ये एक तरीके से, ये आपके आप ही के उसको शो कर रहे हैं, मतलब अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि व्हाई यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो ऑब्वियसली नो वन गोना बिलीव यू कि क्यों करा। तो उन्होंने नहीं कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ आपको अच्छा शो करेगा और कुछ नहीं। अगर आप अपना मिशन नहीं बताओगे कि व्हाई यू आर स्टार्टेड इट, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें एक वो लड़की आई थी इटली कल्चर वाली, जिसने वो 2-वे ड्रेसेस वाला दिखाया था। उसका मिशन था कि 1 में ही 2 का हो जाए, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो रात को पार्टी भी जा सको, वो उसका मिशन था। दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड दैट बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका रीजन होता है कि भाई व्हाट्स, उसको क्या प्रॉब्लम दिखी और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आपके मिशन में आ जाते हैं। छोटा सा एक और टॉपिक कर लेते हैं, ये है हमारे पास टाइम।
मैनेजरियल प्रोसेस हम आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस होता है क्या? 5 चीजें पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज में। यस, ये नहीं पढ़ा था हमने बिजनेस स्टडीज में, जो आप बता रहे हो, आप अभी वाला बता रहे हो। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाला नहीं होता, जो 5 कंट्रोलिंग, एग्जैक्टली ये वाला, ये इट इज योर मैनेजमेंट प्रोसेस। यहाँ जो मैनेजरियल प्रोसेस है वो सिर्फ 3 स्टेप्स में आता है, दैट इज जो उसने मुझे बताया अभी, प्लानिंग, देन यू मेक डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट हमारा होता है कंट्रोल। स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वो सब आपका किस में आ जाता है? डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट यू प्लान, then you make decisions, implement those decisions, and then you control that. तो प्लानिंग में बेसिकली क्या आ जाता है? जस्ट एन ओवरव्यू, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लानिंग में आपकी 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले यू सेट ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तभी आपका बिजनेस यू कैन एक्सेल इन दैट। यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट, ठीक है। फिर आपको रास्ते ढूंढने हैं कि कैसे आप उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करोगे। यू विल फाइंड द वे, आइडेंटिफाई वेज इन व्हिच यू कैन फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस, जैसे इन 1 ईयर if you are starting a YouTube channel, so in 1 year your objective is to have just 10,000 YouTube subscribers. This is your objective. तो जब आपने कुछ नया स्टार्ट किया तो आप एक टारगेट लगा के चलते हो कि हमने ये फुलफिल करना है ना। जब कोई किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो आप एक टारगेट लेकर चलोगे कि इन द 1 ईयर आई हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट, या मुझे वो क्रॉस करना है। उसके बाद जब आपने वो टारगेट सेट कर लिया कि YouTube में मुझे 10,000 व्यूअर्स चाहिए या 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, देन यू विल फाइंड वेज हाउ मैं क्या कंटेंट डालूं, डेली बेसिस पे कंटेंट डालूं, वीकली डालूं, वीक में 3 दिन डालूं, दैट उससे आप रास्ते ढूंढोगे कि कैसे ऑडियंस का इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिसीजंस बनाओगे किन किन बंदों की आपको हेल्प चाहिए, कैसे कैसे आपको करना है। यू विल डिसाइड द कंप्लीट प्रोसेस कि ठीक है मैं स्टैंड लगा के कर लूंगा, मुझे बाहर शूट करना है, अंदर शूट करना है, ये सब आप डिसाइड करोगे। फिर जब आपने डिसाइड कर लिया, यू विल इम्प्लीमेंट दोस डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग में क्या आता है? यू विल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर कंप्लीट डिसीजंस, आपकी इम्प्लीमेंटेशन। जब आपने डिसाइड कर लिया, रोड मैप पूरा आपका हो गया, देन यू विल इम्प्लीमेंट इट, तो आपका डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या कर सकते हो? कंट्रोल ही करोगे ना। जो सोचा कर लिया, सब कुछ हो गया, एंड में अब बचता क्या है? कंट्रोल ही कर सकते हो। कंट्रोल या तो हाई रिस्पॉन्स आ जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे, या आएगा ही नहीं, तो फिर आपको सब कुछ दोबारा सोचना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब यू विल रिव्यू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, हो चुका, अब उसको आप रिव्यू कर रहे हो, दैट इज कंट्रोल। तो कंट्रोल में यू विल गैदर इन्फॉर्मेशन कि क्या गलत हुआ या क्या सही हो गया, क्या हिट कर गया तो आप वैसे ही और डालोगे। एक्चुअल रिजल्ट्स को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करोगे और अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करोगे। अब आपका नया टारगेट क्या होगा? 10,000 हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स। हाँ, रिवाइज योर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव। एक बार आपने अपना वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिया, देन यू विल रिवाइज इट, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब हो चुका है, कंट्रोल होने के बाद का काम होता है कि हो चुका है, तो आप एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करोगे। यू आर एक्सपेक्टेड 10,000 but I 8,000, what's the reason? You will revise your objectives, ठीक है। इनको ज्यादा हो गए तो आप अपना ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट जो होगा वो और हायर लगाओगे। 10,000 एक्सपेक्ट किए थे, 1 लाख हो गए, तो अब नेक्स्ट जॉब ऑब्जेक्टिव रखोगे, सोचोगे 1 मिलियन हो जाए, अब तो हो ही जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, फिर आप इंफॉर्मेशन को कैसे करो कि व्हाट हिट्स मोस्ट विद योर ऑडियंसेस, है ना। वैसा ही कंटेंट डालोगे, देन यू विल कंपेयर कि आपने कैसे सोचा था, कैसा हुआ, क्या अच्छा हो गया, देन यू विल रिवाइज योर ऑब्जेक्टिव्स। वही सारी चीजें, मतलब एकदम प्रैक्टिकल, नथिंग इज थ्योरेटिकल। सब एकदम प्रैक्टिकल हो रहा है।
YouTube चैनल इज आजकल कंटेंट क्रिएशन इज वेरी कॉमन, राइट? तो एकदम मैंने वही एग्जांपल दिया जिससे आप लोगों को समझ आ सके। ठीक, यहीं तक ही रखते हैं आज क्लास, क्योंकि अगर मैं नई टॉपिक शुरू किया तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो फायदा नहीं होगा बीच में छोड़ने का। Anything, any suggestion or any change in method you want to suggest or anything? कुछ समझ नहीं आ रहा हो, दोबारा कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो? मैडम यू आर लेट, तो कुछ समझ में आया? ठीक है, जब आप नहीं आए थे तब तक हमने पूरा पेपर का पैटर्न डिस्कस किया था, इस तरीके से पेपर आता है। The paper is computer based examination, any center based हो जाएगा, at that moment only you get your result. It's 50% pass percentage, multiple choice questions, ठीक है, they're divided into 2 sections, 35 questions of 2 marks each, 3 questions of 10 marks each, and there will be different tasks in 10 marks question जो आपस में interrelated नहीं होंगे। मतलब if you have successfully done 2 tasks correctly, तो आपको 2 tasks के मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी 3 के नहीं। मतलब they are not interrelated कि एक स्टेप गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा वाला सीन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा नो नेगेटिव मार्किंग, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं डिस्कस किया, तो बाकी जो है ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है फ्रॉम योर 11th 12th। दिस टॉपिक इज not at all related to anything you have earlier पढ़ा हुआ आपने कुछ, ठीक है। everything is practical, way too practical, सिर्फ 2 थ्योरी है, बाकी पूरा प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग है, तो बोरिंग नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मेरा यही रहता है कि आई स्टार्ट माय क्लास फर्स्ट 10 मिनट्स जो आज हमने पढ़ा है, आई विल रिवाइज, आई विल आस्क क्वेश्चंस जैसे अभी हमने करा, फिर विल स्टार्ट क्लास, ठीक है। और मेरी क्लास इंटरैक्टिव होगी, then you'll have to interact, ठीक है। क्लास यहीं तक रखते हैं आज। Authoritative is reliable and you can trust on that information, ठीक है। Anything else? करें यहीं finish? Next class में I will try to arrange online book also, ठीक है। और बाकी ऑफलाइन में आपके पास बुक्स आ जाएंगी, तो फिर थोड़ा और स्पीड में करेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी स्पीड में होगी, तो ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल, ठीक। बाय, वेट अ सेकंड।